वो 1997 की जनवरी का शुरुआती हफ्ता था। भारी ठंड के बीच दूर समुद्र तट से उठकर आए किसी तूफान ने चाकी के कस्बे को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा था। हल्की सी बारिश और तीखी ठंड के कातिलाना मिलन ने हर जिंदा शख्स को अपने घर में ही दुबक के रहने के लिए मजबूर कर दिया था। इस मनहूस मौसम में भी चाकी का एक पड़ोसी दलेर मेहंदी का कोई पंजाबी गाना फुल वॉल्यूम में सुन रहा था। बर्दाश्त करने की हद तक चाकी ने दलेर पाजी को झेला और जब उसका दिमाग खराब हुआ तो उसने अपने घर का मेन डोर बंद करने में ही भलाई समझी। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि एक एम्बुलेंस लगभग सरकती हुई सी गली में दाखिल हुई। उसके आते ही पड़ोसी ने तेज आवाज में चल रहा गाना बंद कर दिया। दूसरे घरों से लोग निकलकर गली में जमा होने शुरू हो गए थे, मानो जैसे सभी को सुबह से इसी एम्बुलेंस का इंतजार था। दरवाजे पर खड़े चाकी ने देखा कि टोनी एम्बुलेंस के पीछे से नीचे उतरा और अपनी वाइफ मैरी की डेड बॉडी एम्बुलेंस से बाहर निकालने में मदद करने लगा। उस डेड बॉडी के साथ टोनी का बड़ा बेटा जॉनी भी था, जो अपनी सूजी हुई आंखों के साथ खामोश था। आंख के नीचे से कानों तक एक हल्की पपड़ी सी बन गई थी, जो छलकते आंसुओं के साथ सफर की धूल और मिट्टी के मिल जाने से बनी थी। सन्नाटे के बीच मैरी के मुर्दा जिस्म को घर के अंदर ले जाया गया। टोनी के करीबी दोस्त और पड़ोस के लोग उसके घर की तरफ बढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वहां से चली गई। तड़के 4 बजे मैरी ने दम तोड़ दिया था। ब्रेस्ट कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो हार गई थी। 40 के आसपास की उम्र में किसी का मर जाना उसके करीबियों के लिए गहरा सदमा होता है। उनकी दुनिया में बहुत कुछ अधपका रहता है, कुछ कुछ कच्चा ही। मैरी के 3 बच्चे थे, 14 बरस का जॉनी, 11 बरस का रॉबी और फिर एडी, जो कि 9 साल का था। कोई 16-17 साल पहले टोनी से शादी करने के बाद वो केरला छोड़कर सतपुड़ा के छोटे से कस्बे में आ गई थी, जहां टोनी एक बड़ी कामयाब कैंटीन चलाता था। मैरी और टोनी की जिंदगी खुशहाल थी और परिवार के पास वो सब कुछ था जो बेहतर जिंदगी के लिए लगता है। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी के दौरान सभी केरला चले जाते और जब वहां से वापस आते तो पड़ोसियों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। चाकी को केले के चिप्स बड़े पसंद थे, जो कि रॉबी हमेशा उसके लिए लेकर आता था। रॉबी और चाकी हम उम्र थे और पक्के दोस्त भी। वो दिन भर साथ खेलते, दोपहर को जंगलों में दूर तक घूमने को निकल जाते और खूब मस्ती करते। जब कोई रॉबी को उसके गहरे रंग या घुंघराले कड़े बालों के लिए चिढ़ाता तो चाकी आगे बढ़कर उनको अच्छा सबक सिखाता था। हालांकि रॉबी के बड़े भाई जॉनी के साथ चाकी की उतनी अच्छी नहीं बनती थी, क्योंकि जॉनी उम्र में उनसे बड़ा भी था और हमेशा उसे और रॉबी को बस पढ़ाई के लिए डांटता रहता था। टोनी और मैरी का छोटा लड़का एडी भी रॉबी और चाकी के साथ खेलना पसंद करता था, पर वो दोनों उसे अपने पास से भगा दिया करते। दरअसल रॉबी और चाकी मिलकर बहुत कुछ ऐसे कारनामे करते थे जिनमें एडी का शामिल होना उनको खतरे में डाल सकता था। लाइफ एकदम कूल चल रही थी कि मैरी की बीमारी सामने आ गई। जितना दुखद ये टोनी और उसके परिवार के लिए था, उतना ही मोहल्ले के दूसरे लोगों के लिए भी। आखिर में मैरी की असमय हुई मौत एक तरह का खालीपन लिए साथ आई थी। चाकी ने कभी किसी की डेड बॉडी नहीं देखी थी और इस वक्त भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर अपने दोस्त रॉबी के पास खड़ा हो जाए, उससे कुछ कहे या उसके कंधे पर हाथ रख दे। 11 साल का लड़का जिंदगी को समझ ही कितना पाता है, जो वो मौत जैसी मुश्किल घटना को भी समझ पाए। शाम को जब मैरी का कॉफिन उठाया गया, तब भी चाकी अपने दरवाजे पर लगे कुंडे को पकड़कर खड़ा था।
और ठीक उसके सामने वाले दरवाजे पर रॉबी था, जो आखिरी सफर पर जाती माँ को देख सिसक रहा था। उसी एक पल के लिए रॉबी और चाकी की नजरें मिली। चाकी ने उसके दुख को अपनी छाती पर महसूस किया और एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। मैरी को दुनिया से रुखसत हुए कोई 2.5 महीने गुजर गए थे। टोनी ने कैंटीन पर जाना शुरू कर दिया था और उसके तीनों बच्चों ने एग्जाम की तैयारी में खुद को खपाकर अपनी माँ की यादों से निकलने की कोशिश की थी। मगर माँ की यादें कहाँ जाती हैं, वो तैरती रहती हैं, उसकी दुआओं की तरह नजर नहीं आती, बस असर लाती हैं। जॉनी सबसे बड़ा था, इसीलिए उसकी जिम्मेवारी भी ज्यादा थी। टोनी और दोनों छोटे भाइयों को खाना बनाकर देने, घर का सारा काम करने, और फिर पढ़ाई के बाद में उसके पास कुछ बचती तो वो थी थकान। क्रिकेट छूट चुका था, दोस्तों से मुलाकात वो अब करता नहीं था और अपने घर से बाहर भी लंबे वक्त से निकला नहीं था। वो खुद को एक भयानक अकेलेपन में कैद कर चुका था। मैरी की मौत ने सबसे बड़ा झटका जॉनी को ही दिया था। उधर रॉबी अब हर वक्त अपने छोटे भाई एडी को अपने साथ ही रखता था। स्कूल जाते हुए या वापस आते हुए वो परछाई के जैसे एडी के साथ बना रहता। वो चाकी से मिलता भी तो उसमें पुरानी एनर्जी देखने को नहीं मिलती। न जाने कितने ही दिन बीत गए थे उन्हें जंगल गए हुए। इस बीच में कोई नई शरारत उन दोनों के हिस्से नहीं जुड़ी थी। वैसे तो चाकी भी रॉबी की इस हालत को समझता था और इसलिए वो उससे मजाक में भी कुछ ऐसा नहीं कहता था जिससे बेचारे रॉबी के दिल को ठेस पहुंचे। वक्त ऐसे ही सरकता जा रहा था। एग्जाम्स के फौरन बाद टोनी एक बार फिर अपने बच्चों को लेकर केरला चला गया। इस बार गांव जाने से पहले वो ना तो मोहल्ले वालों से मिला और ना ही किसी ने उससे पहले की तरह केरला से कुछ साथ लेकर आने की कोई डिमांड रखी। टोनी से वैसे भी कहां कोई कुछ कहता था। वो तो मैरी ही थी जिससे हर कोई खुलकर अपनी पसंदीदा चीज लाने की बात कह देता था। बस एक मौत ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगी को फीका कर गई थी। उधर चाकी भी छुट्टियों में अपनी मम्मी पापा के साथ नानी के गांव चला गया था। उसकी नानी का घर केरल जितना दूर तो नहीं था, मगर फिर भी वहां रोज जाना मुमकिन नहीं था। वो बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों के लिए बसाए गांवों में से एक गांव में रहती थी। कई साल पहले चाकी के पापा भी उन्हीं शरणार्थियों के साथ भारत आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए थे। नानी के घर की बाड़ी और फलों से लदे पेड़ों के बीच आकर चाकी खुश था और वो रॉबी को भी कुछ दिनों के लिए भूल गया था। उसे तालाब से मिलने वाली ताजा मछली, सरसों की तेज गंध में पका झोल और नानी के हाथों से बने मीठे रसीले रसगुल्ले खूब भाते थे। चाकी की छुट्टियां खूब मजे से गुजर रही थी, लेकिन वो क्या है ना कि छुट्टियां चाहे कितनी भी मजेदार क्यों ना हो, वो गुजर ही जाती हैं। फिर वक्त आ ही जाता है वापस लौटने का। चाकी को भी वापस घर लौटना पड़ा था। वहां स्कूल था, पढ़ाई थी, ट्यूशन थे और टीचर्स थे जिनके साथ साल के बाकी दिन गुजरने थे।